कामयाब हो। समझ साहब, मैं आपसे पीएम साहब के ज्वाइन करने से पहले आपसे जान रहा था कि जो आम सवालात या मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं वो क्या हैं, अब तक स्टेट बैंक में क्या रिकॉर्ड किया गया? शुक्रिया फारूक। इससे पहले मैं एक ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की कि रुकावटें दूर कर दी, वो रुकावटों की जो बात एक तरफ तो वो घरों के हवाले से, लेकिन फाइनेंसिंग के हवाले से जो रुकावटें दूर की हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर उसको लिस्ट डाउन कर दूं, क्योंकि ये वो चीज है जो कि नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए। अभी फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, 25 मार्च को इसका इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दी गई। पहले रिक्वायरमेंट ये थी इस स्कीम के तहत कि आप सिर्फ नया घर ही ले सकते हैं। देखिए, नए घर की अभी सप्लाई आहिस्ते आहिस्ते चूंकि आ रही है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो 2 साल के लिए ये शर्त मुअत्तल कर दी गई है। तो उसका मतलब ये है कि आप नए घर के अलावा भी ये कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा घर की कीमत जो थी वो बहुत कम महसूस की गई थी, और ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो कि लोग अक्सर करते थे, तो वो उसके अंदर रकबे को रखा गया है, वो शर्त खत्म की गई है। कर्जे की रकम बहुत कम थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये इस कर्जे की रकम के अंदर घर नहीं मिल सकते, घर नहीं खरीदे जा सकते, तो वो रकम भी बढ़ा दी गई है इसके अंदर। समझ साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, सॉरी, एक कॉल है हमारे पास, वो बात करेंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं? जी सबीन आमिर बोल रही हूँ लाहौर से। जी सबीन, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लोन के सिलसिले में बात करनी थी कि ये मोस्टली ये होता है कि अभी तक मैंने जब भी ट्राई किया लोन का, सोचा डेफिनेटली एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, और उसमें ये होता है कि आपकी विश होती है आप घर बना सकें या कुछ, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, परसेंटेज इसकी बहुत, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, और वो एक तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें क्या चेंज है। दूसरा ये कि प्राइवेट जॉब करते हुए जॉब स्टेबिलिटी का भी इशू होता है, इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपने इन लोगों ने रखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना। ठीक है जी, एक और सवाल ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका कॉल करने का। जी अगले कॉलर हमारे लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात करें? जी अल्ताफ बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री में तो खास सिंध से। जी अल्ताफ साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने अपना केस पुट अप किया था, वो स्मूथली प्रोसेस हो गया थ्रू मीजान बैंक फाइनल स्टेजेस में। बस ये 2 चीजें थी जिनमें प्रॉब्लम आई थी। एक तो वो जो क्लास सी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी न्यू हो बिल्कुल, मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उसके हवाले से काफी जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ढूंढने में। अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो गया। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके अभी कमेंट पे हम बात करेंगे। जी समझ साहब। जी जैसे बिल्कुल इन कॉलर्स ने हमारे कहा कि वो उसी वजह से लोन रखा हुआ था क्योंकि उसमें नए होने की शर्त मौजूद थी, वो जैसी शर्त खत्म हो गई है अब उनको मिल सकता है। हम ये बात कर रहे थे कि पहले एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि घर का भी रकबा था और उसके ऊपर कवर्ड एरिया की भी रिक्वायरमेंट थी ओवर एंड अबव दैट, जिसकी वजह से बुनियादी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि अगर किसी ने अपना घर बनाया हुआ है तो कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, वो ऊपर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकता था। अब ये शर्त भी इसके अंदर दूर कर दी गई है। एक और मैं बताऊंगा जो सहूलत की गई है अभी बिल्कुल, वो ये था कि जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचते थे और उनकी रिटायरमेंट में से फॉर एग्जांपल 8 या 9 साल रह गए थे, तो पहले एक रिक्वायरमेंट ये वो करती थी कि 10 साल से कम का लोन नहीं मिलेगा। अब ये शर्त भी खत्म कर दी गई, अब 5 साल तक का लोन भी मिल सकता है। और सबसे अहम बात जो है वो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। देखें, अब तक तो लोग बैंकों के पास जाते थे, लेकिन अब ये सहूलत भी दे दी गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, और चूंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऐसे हैं जो कि इन किस्म के इलाकों के अंदर उनकी शाखें मौजूद हैं, उनको भी इजाजत दे दी गई है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सब्सिडी बर्दाश्त की है। जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा था, सेक्रेटरी शिबली साहब ने भी कहा है कि जो फर्क है हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये फर्क कितना है, अगले 10 साल में ये 35 अरब का वो फर्क है जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी, ताकि ये मुहिम आगे से आगे चल सके। आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये स्कीम क्योंकि बनाई गई है, और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह इस स्कीम को ऑन कर रही है। एक अवेयरनेस के हवाले से मोहतरमा ने सवाल पूछा था जिन्होंने इससे पहले कॉल किया था, वो बिल्कुल जो सबीन लाहौर से जिन्होंने फोन किया था सर, तो उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जितने भी आपके कॉलर्स होंगे उसका एक बुनियादी जो वो एक कॉमन वो है वो यही है कि बैंक्स जो है तो डॉक्यूमेंटेशन और इसमें प्रोसेसेस बहुत लंबा, तो उस सिलसिले में अगर आप कुछ हमें बता दें या जो भी आपके कॉलर्स हैं तो उससे जरा आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है
और वो किसी एक बैंक पर नहीं है, वो तमाम पर स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। कोई बैंक आपसे इससे ज्यादा नहीं मांग सकता। और मैं दोबारा दोहराता हूँ, वो चीजें क्या क्या हैं? आपका शनाख्ती कार्ड मांगेगा, आपके 2 तस्वीरें मांगेगा, आपका अगर कहीं जॉब कर रहे हैं चाहे सरकारी और प्राइवेट तो आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, किसी जगह पर आपकी अपना कोई कारोबार है, दुकान है, तो वो उस दुकान का किराए का एक स्लिप मांगेगा, कितना किराया अदा करते हैं, आपका अपने घर का किराया कितना आप अदा करते हैं जहां अभी आप रह रहे हैं वो, और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह हैं उसकी मालूमात करेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर वो कर्जे को प्रोसेस कर देगा। देखिए, पहले जो इन्होंने सवाल किया था ये मुश्किलात यकीनन पेश आ रही थी, क्योंकि पहले इनफॉर्मल इनकम को आज से पहले पाकिस्तान में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। वो पहली मर्तबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि बैंकों को स्टेट बैंक ने इजाजत दे दी है कि अगर आपकी बाकायदा आमदनी मौजूद नहीं है तब भी बैंक उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी आमदनी और अखराजात की बुनियाद पर आपको कर्जा दे सकते हैं। दूसरा ये मैं वजाहत कर दूं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमने क्या करना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक नए अंदाज से काम करे जो पहले नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे माजी में बैंकों ने इसमें ज्यादा फैसिलिटेशन नहीं दी। तो 2 एक बड़ी अहम चीजें हैं। एक ये कि हमने पहली दफा अपनी तारीख में बैंक्स पे ये लागू टारगेट्स किए हैं कि उनको इस साल के आखिर तक अपने सारे कर्जों का 5% हिस्सा जो है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में देना होगा, जिससे मॉर्गेजेस भी शामिल है। पहले कभी ऐसा मैंडेटरी टारगेट नहीं दिया गया। ये एक पहली चीज। दूसरी चीज, 5 महीने में जो 42 अरब का कर्जा में इजाफा हुआ है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में, इस दौरान कभी हमारी तारीख में इस रफ्तार से कर्जा नहीं बढ़ा। और आज जो बिल्डर है और जो कंस्ट्रक्टर है उसको आसानी से कर्जे मिल रहे हैं नए घर बनाने का। और इंशाल्लाह इन सहूलियात से जो अब गवर्नमेंट ने की हैं, मॉर्गेजेस में भी वो आसानी आएगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्टेट बैंक के ये 16 जो दफातर हैं ये कंप्लेंट्स लेने के लिए आपका इंतजार कर। सही, एक सवाल कॉलर हमारे साथ लाइन पे आरिफ साहब, मैं उसके बाद आपके साथ आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, राजा जैद दनियाल बात कर रहा हूँ जी, खन्ना डाक इस्लामाबाद से। जी राज साहब फरमाइए। मेरी गुजारिश ये थी कि सबसे पहले जो ये कर्जों के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, ये देही इलाकों में किसी किस्म का कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। देही इलाके को भी प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है। हमारा देही इलाका यूनियन कुंसल तमैर है, चिरा है, किरपा है, ये सियाला है, बरकाऊ, जितने भी हमारे देही इलाके इनको शामिल नहीं किया गया। प्लीज एक इनको शामिल किया जाए। ओके। सेकेंडली ये है कि हम जद्दी पुश्ती जी काफी नस्लों से यहाँ देही इलाके में रह रहे हैं, यहाँ सीजे का कोई अमल दखल नहीं है और हमें हमारे मीटर जो है वो बंद किए हुए हैं, जानबूझ के बंद किए हुए हैं। हमें इंतहाई परेशानी है कि हम यहाँ के रैशी हैं और जद्दी पुश्ती हमारे गांव हैं और गांव में के हम रैशी हैं और हमारे मीटर नहीं लग रहे। हम किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे, ना ही किसी हम। बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का राज साहब। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ सकरन से। जी जी इमरान साहब फरमाइए। सर मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं भी जो है ना अपने ख्वाहिशमंद वजीर आजम की जो नई स्कीम आई नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपको एक मसला पेश करना चाह रहा था। जी जी फरमाइए। मैं इधर मकामी बैंक गया, मेरा अकाउंट है मिजान बैंक में। ओके। मैं एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता हूँ। मेरी फैमिली में 2 बेटियां हैं, एक बेटा एक बीवी है मेरी जी। और हम लोग गालिबन 8-10 साल किराए के मकान में रह रहे हैं। ओके। तो उस हवाले से मुझे मकान के लिए परेशानी थी, तो मैं निजाम बैंक गया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से फॉर्म लेने। जी। तो जनाब वहाँ के मैनेजर ने मुझे मायूस किया बहुत और कहा कि जनाब इसके अंदर बहुत पेचीदगियां हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जनाब इसके टर्म ऑफ कंडीशन मुझे बता दें, अगर मैं लूंगा तो मैं अप्लाई कर लूंगा। तो उन्होंने कहा जनाब इसके लिए जो पहली बात तो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, दूसरी बात अपना जाती घर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दोनों ही चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं अहल हूँ। तो उन मैनेजर साहब ने मुझसे कहा कि जनाब आप बाद में आइएगा, अभी मैं बिजी हूँ। हालांकि वो कोई मतलब इतने बिजी भी नहीं थे और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे। अच्छा सही इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपकी शिकायत नोट कर ली गई है और इस हवाले से बात करेंगे। पहले राज साहब ने जी जो कॉल किया गवर्नर साहब, वो इस्लामाबाद के नवाही इलाकों की बात कर रहे हैं, बाराको और सियाला। वो कह रहे हैं जी वहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस बारे में आप जी ये देखें, ये स्कीम सारे पाकिस्तान के लिए है और कहीं भी घर हो जहां पे जमीन का टाइटल क्लियर हो तो इससे लोग फायदा उठा सकते हैं। और जहां भी उनको कोई बैंक की ब्रांच हो वहां पे जाके वो ऐसा एक
लोन ले सकते हैं। जमीन का टाइटल क्लियर होना चाहिए, जमीन का तो Approved टाइटल क्लियर housing होना society चाहिए होनी चाहिए। क्योंकि उसी की बेसिस पे बैंक कर्जा देता है। बाहर के ममालिक में भी ऐसे ही होता है, सही। तो ये कोई नई चीज नहीं है। और बहुत सारे लोगों के पास जमीन पहले से ही होती है, उस पे वो एक नया मकान बनाना चाहते हैं। सही। पहले बैंकों से कर्जा लेना मुश्किल था और उसके जो दाम थे, जो शराइत थी, वो ज्यादा थी, जैसा कि मैंने वजाहत की। अब उसकी जो मावाना किस्त है वो तकरीबन आधी होगी और सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि हुकूमत ने ये सब्सिडी दी है। सही। इसके साथ जो मेरा ख्याल है सक्कर से सवाल था इमरान कि- शेख साहब ने सवाल किया था कि जी सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। जी, अगर आपको लोन इसमें चाहिए, ये शिकायत शर्त करना है। बिल्कुल नहीं है कि सरकारी मुलाजिम होना चाहिए। और मैं उनको कहूंगा कि सक्कर में हमारा स्टेट बैंक का BSc का दफ्तर है, वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाएं। वहां का नंबर है 0300 5133 781 5133 वहां पे जाके जो हमारे चीफ मैनेजर साहब हैं, एक हेल्प डेस्क इसीलिए मौजूद है कि इन कंप्लेंट्स को दूर किया जाए। लेकिन सबके लिए ये मैं बताना चाहता हूं, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपको सरकारी मुलाजिम होना हो। सर ये सकरंड से कॉल थी गौर साहब, सॉरी। अच्छा, तस्वीर ये जिला नवाबशाह में ये है जगह सकरंड। तो आई एम श्योर ये वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि नवाबशाह में अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो कहाँ कंप्लेंट करते हैं। आरिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे? मैं कह रहा था सबसे ज्यादा जरूरी है ये कि हम इसको सिंप्लीफाई और करते जाएं और एप्लीकेशन को स्टैंडर्डाइज करते जाएं, जो समर साहब भी कह रहे थे। और इन लोगों ने हमारे साथ काम करके एक कंडीशन रखी है कि 30 दिन के अंदर अंदर सर इसका सोल्यूशन होना है। जब एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनको कंप्लीशन में हो रही है लोगों को। अगर कंप्लीशन एक दफा हो जाएगी तो 30 दिन का वायदा है और तो मॉनिटर करते हैं रेगुलरली। और समर साहब हमसे रोज पूछते रहते हैं। और मैं साथ ये भी बता दूं कि अगर अपनी जमीन ना हो तो आप फिर भी कर्जा ले सकते हैं। अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आप फिर भी उसका कर्जा ले सकते हैं। सही। और इमरान शेख साहब ने सर शिकायत की बात की तो आपने तो अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मैंने तो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं कि अगर नेशनल बैंक में आप अप्लाई करते हैं, आपको कोई भी मसला आता है, कोई तंगी होती है तो आप नेशनल बैंक में ही करें। प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आप अप्रोच कर सकते हैं। समझ साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? रफीक बात कर रहा हूँ सर, बलोचिस्तान से। जी रफीक भाई फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? ये कर्जा देने को जो अख्तियार है ये बैंक के पास है या कि हुकूमत का ये जो अथॉरिटी है इसके पास है? सही। क्योंकि अगर बैंक के पास है तो फिर तो ये स्कीम कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बैंक का क्या वास्ता है किसी गरीब शहरी से, या गरीब शहरी को क्यों कर्जा देगा? बैंक का तो अपना तरीकाकार है। ठीक। हमने जब भी दरखास्त दिया तो अभी तक हमें किसी ने बताया नहीं। बैंक वाले से जब भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई मसला डाल देते हैं। रफीक साहब बताइए। आपके कमेंट का जवाब अभी लेते हैं। आरिफ साहब आप कुछ नहीं, मैं इसलिए कहूंगा कि ये पहले दिक्कत थी, गवर्नर साहब ने भी कहा, लोगों ने कहा कि बहुत स्कीम पहले नहीं थी। अब जो स्कीम है और हमारे पास जो टारगेट्स हैं बैंक की मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, और हम लोग बहुत ज्यादा हेल्प करने को तैयार है, इसलिए आपको ये दिक्कतें अब मौजूद नहीं होंगी। और आप प्लीज नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में तशरीफ लाएं जो आपके घर के पास हो, या क्वेटा में रहते हैं आप? कहाँ? ये बलूचिस्तान से इन्होंने इलाके का नाम नहीं बताया अपने। इलाके का नाम रफीक साहब थे। रफीक साहब आपको प्लीज जरूरी है कि आप ये नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में तशरीफ लाएं, और ये जरूर आपको महसूस नहीं होगा कि बैंक नहीं देना चाह रहा, बिल्कुल देना चाह रहा है। और अगर कोई आपको शिकायत हो, प्रॉब्लम आए तो आप मोबाइल नंबर पे आप प्रेसिडेंट साहब को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और आपने पूछा अथॉरिटी किसके पास है सैंक्शन करने की, हुकूमत के पास है या बैंक के पास है? तो वो ये अथॉरिटी जी बैंक के पास है। कर्जा बैंक ने ही देना है और बैंक ने ही फैसला करना है कि उनको कर्जा जब देंगे तो आया उनको वापस भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन हुकूमत इसमें बड़ी मदद कर रही है कि अगर कर्जे में कोई डिफॉल्ट आती है तो कुछ हद तक हुकूमत उसकी रिस्क गारंटी भी दे रही है। ये एक स्कीम का बड़ा अहम हिस्सा है। सेंटर साहब आप बुनियादी तौर पे जो बलूचिस्तान से हमारे कॉलर थे रफीक साहब, उनका बड़ा अहम सवाल था। इसमें बात यह है कि जो हुकूमत का काम है या था वो ये था कि उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसके अंदर स्टेट बैंक और बैंक्स वो इस पर्टिकुलर इस हाउसिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट तश्कील दें जिसकी की जो कॉस्ट है वो ऐसी हो कि जिसमें कि हर गरीब आदमी भी उसको अदा कर सके वो किस्त उसकी। अब ये जो है तो चूंकि एक नया प्रोडक्ट है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी खुद भी कहा
اس لیے یہ ایک فرض ہو گیا ہے، یہ بینکس کا اب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم یہ لون نہیں دیتے، یعنی وہ اپنی جو بھی اپنی جو ڈاکیومنٹیشن ہے، جو بھی اس کی کارروائی ہے وہ کریں گے، لیکن یہ اب ایک نیا پروڈکٹ کے طور پہ سامنے آیا ہے جس میں کہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے ریٹس کو، اور جو بینکس ہیں وہ ایک بنیادی جتنے بھی اس کے لوازمات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ تو ابھی یہ اگین جس طرح میں نے کہا کہ اب یہ بینکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کو کامیاب بناتے ہیں اور کس طرح سے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ بینکس کے لیے بھی یہ ایک اچھا بزنس ہے، کیونکہ جو ان کی جو منافع ہے اس میں حکومت ان کی مدد کر رہی ہے کہ وہ یہ جو سستے لون دے رہے ہیں تو اس کے جو فرق ہے وہ حکومت پاکستان دے رہی ہے، تو اس لیے یہ جو ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، اور یہ ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس میں کہ آپ ضرور پورے اعتماد کے ساتھ بینکس میں جا کے اور جو بھی ان کی شرائط ہیں جو کہ بہت ہی کم ہے اس کو آپ پورا کریں اور اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، اس پہ مزید بات بھی کریں گے، لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون سا بول رہے ہیں؟ نعمان علی بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے۔ جی نعمان صاحب فرمائیے۔ میری پہلے تو ریکویسٹ ہے جی، 3 صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ان میں سے کوئی ایک جا کے ذرا کسی بھی بینک سے جو ہے نا انفارمیشن ذرا گیدر کر لیں، کیونکہ انفارمیشن پوری نہیں مل رہی ہے، تسلی بخش نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کافی سارے لوگ کالز ملا رہے ہیں لیکن مل نہیں رہی ان کی، تو ان کے بہاف پہ بھی میں 4-5 کوشچنز کرنا چاہتا ہوں۔ جی 4-5 کوشچن جلدی کریں گے جی سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ہماری جو پے ہے وہ بٹوین 60,000 to 90,000 ہے۔ کوئی جاب کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے تو ان کو مل سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پلاٹس ہیں وہ اسلام آباد کے سیکٹر سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہیں، جن کی ویلیو ہے 40 to 60 لاکھ، کیا اس پہ لون مل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر 1 کروڑ سے کم ہوگا لون تو پھر تو وہ گھر نہیں بن سکتا، اس کا کیا فائدہ؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہمارا ID کارڈ ہے اس کو مین ان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ ڈاکومنٹیشن جتنی وہ زیادہ مانگیں گے اتنا زیادہ مشکل ہوتا جائے گا یہ چیز۔ اور چیز یہ ہے کہ جو کچھ ایریا اس طرح ہیں جس میں ہم نیچے شاپس بنا سکتے ہیں، اوپر ریزیڈینشیل بن سکتا ہے اس پہ۔ اور پھر جو مین کوشچن ہے وہ یہ ان کیس آف ڈیتھ، کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ تو چھوٹے ہیں، کیا وہ اس چیز کو پھر سفر کریں گے، بیئر کریں گے، اس کو کس طرح سے لوگ ہینڈل کریں گے؟ بہت شکریہ آپ نے صاحب کافی سارے سوال پوچھ لیے اور بڑے پرٹیننٹ آپ نے سوالات نعمان صاحب پوچھے، تو سمر صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ آپ بالکل 1 کروڑ تک کا، جیسے کہ ابھی ریویژن جب یہ تبدیلی کی گئی ہے اس کے بعد آپ 1 کروڑ روپے تک کا بھی لون لے سکتے ہیں، اور اس کی اگر ہم انسٹالمنٹ دیکھیں تو اس کی انسٹالمنٹ تقریباً جو مہینے کی بن رہی ہوتی ہے وہ 77,000 روپے بن رہی ہوتی ہے، جو کہ اگر یہ اسکیم نہ ہوتی تو 1 لاکھ سے بھی اوپر تھی، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ تو اگر 77,000 روپے کی انسٹالمنٹ بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی آمدنی اس کی دگنی ہونی چاہیے، یعنی آپ کی آمدنی تقریباً 1.5 لاکھ روپے کے قریب ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے تو پھر آپ اتنا قرضہ لے سکتے ہیں جس کی انسٹالمنٹ 50,000 تک بن سکے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ سر انہوں نے پوچھا کہ اگر ریزیڈینشیل اور کمرشل ٹائپ کو بنانا چاہیں، اگر کہ نیچے دکان بنا لیں اوپر، دیکھیں اس سوال کا میں جواب دوں گی۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس ابھی چھت موجود نہیں ہے ان کے سروں پر چھت آ جائے، تو سب سے پہلی اسکیم کے اندر پریفرنس جو ہے وہ گھروں کے لیے ہے۔ جب ایک دفعہ یہ کامیاب ہو جائے گی اس کے بعد کی پھر بعد کے سٹیجز کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے، لیکن بنیادی مقصد جس کے سر پہ چھت نہیں ہے اس کو سر پہ چھت ملنی چاہیے۔ اور ان کیس کے اگر ناگہانی موت ہو جائے اپلیکینٹ کی، اگر وفات ہو جائے اس کی، جی اس سلسلے میں جی دیکھیں ناگہانی جو خدا نخواستہ اگر انتقال ہو جاتا ہے بورور کا، تو تمام بینک جب یہ لون دیتے ہیں تو وہ اس کو انشور کرتے ہیں، اس کی انشورنس لی جاتی ہے، اور اسلامک بینک جو ہیں وہ تکافل کرتے ہیں اس کے اندر، جس کی صورت کے اندر پھر وہ قرضہ اس کو نہیں ادا کرنا پڑتا بلکہ وہ انشورنس سے ریکور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروفیسر عمر اسماعیل ملتان سے۔ جی میم فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو قرضوں کی بات ہوئی ہے پاکستان میں گھر ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، تو اس کی جو ریسٹرکشنز ہیں، جو رولز ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق تو کسی غریب طبقے کے لیے، غریب بندے کے لیے یہ قرضہ اویل کرنا بہت مشکل ہے۔ مطلب میرا بہت زیادہ سرکل ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، میرے مطابق تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان پورے شرائط پر پورا اترے۔ پاکستان میں
کیونکہ آپ کو جائیداد پہلے جمع کروانی ہے, اس کے نوٹس مطلب جو آپ کے پاس کاغذات ہیں وہ آپ کو دینے ہیں, اس کے بعد ہی وہ ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے. جی میڈم. وہ بیچارہ ہے ہی غریب, تو وہ کون سے کاغذات جمع کروائے گا؟ لو آمدن ہے تبھی تو وہ قرضہ لے رہے ہیں, تو غریب بندے کو اس میں کیا فائدہ ہے, وہ ہماری سمجھ میں تو پروسیس نہیں آئے. میڈم یہ آپ کی آبزرویشن ہے اور یقیناً ویلڈ آبزرویشن ہوگی, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سمر صاحب سے. جی سمر صاحب. تھینک یو فاروق صاحب. دیکھیں محترمہ, آپ نے جو بات کہی ذرا دیکھیں, میں دہراتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, وہ کیا کاغذات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے پاس یا غریب آدمی کے پاس ممکن نہیں ہے. کیا CNIC ممکن نہیں ہے؟ CNIC اس کے پاس ہوتا ہے. تصویریں وہ بھی ممکن ہیں. اگر جاب کرتا ہے تو اس کا سیلری کا سلپ کوئی نہ کوئی آتی ہوگی, اور اگر جاب نہیں کرتا اور وہ کوئی دکان اس کی ہے تو اس دکان کا وہ کرایہ ادا کرتا ہوگا, کچھ نہ کچھ کرایہ ضرور ادا کرتا ہے. ابھی جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا وہ بھی کرائے پہ ہے کیونکہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے, تو اس کا جس کو کرایہ ادا کر رہا ہوتا ہے اس سے کاغذ پر لکھوا دینا کہ کتنا کرایہ لیا جا رہا ہے. پھر وہ جس گھر میں کرائے میں رہ رہے, آج کل سب نے اپنے اپنے جو میٹرز الگ کر لیے ہیں, اس کا بجلی کا کچھ نہ کچھ بل آ رہا ہوتا ہے. ٹیلی فون آج کل, موبائل فون, آج اس اسکیم کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ بینکوں نے موبائل کمپنیوں کے ساتھ مل کر جو موبائل کا ٹاپ اپ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ وہ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کس طریقے سے اسپینڈنگ پیٹرن ہے. تو یہ وہ سب کی سب چیزیں ہیں جو کہ ایک ہر آدمی کے پاس میسر ہوں گی. اس کی بنیاد پہ بینک لون اپروو کر دے گا. باقی جہاں تک جو آپ بات کر رہی ہیں کہ گھر کے وہ کاغذات یا لینڈ ٹائٹل کلیئر ہونا, وہ تو اس اسٹیج پہ آتا ہے کہ جب ڈسبرسمنٹ کی جا رہی ہو, لیکن اپروول کی اسٹیج پہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. گھریلو ملازم اگر کوئی ہے جس کی سیلری سلپ نہیں ہے, مطلب اس کی بھی وضاحت کر دوں, چوکیدار ہے یا ڈرائیور ہے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس سلسلے میں دیکھیں اسٹیٹ بینک نے ایک اور سہولت دی ہے, وہ یہ کہ آپ جس کے پاس ملازم ہیں اگر وہ ایک عام کاغذ پر ایک تھرڈ پارٹی گارنٹی کہتے ہیں اسے, یہ لکھ دے کہ میں جانتا ہوں اس شخصیت کو, یہ میرے پاس اتنے عرصے سے ملازم ہے اور یہ اتنے اس کو ہم اتنی تنخواہ دیتے ہیں جو کہ 10,000 20,000 یا 25,000 ہے, اگر یہ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک نے پہلی مرتبہ بینکوں کو یہ الاؤ کیا ہے کہ اس تھرڈ پارٹی گارنٹی کی بنیاد پر بھی کم سے کم پہلے 1 سال تک کے لیے, جب تک کہ وہ گھر تعمیر ہو رہا ہے یا اس کے ٹائٹل کلیئر ہو جائیں گے, اس وقت تک کے لیے اس کو لون وہ اس پہ دے سکتے ہیں. اور جو یہ گارنٹی دے رہا ہے اس کی سر لائبلٹی اس میں کیا ہوگی, اس کی فلی گارنٹیڈ ہوگا یا ایک لیٹر آف کمفرٹ ہے؟ دیکھیں یہ لیٹر آف کمفرٹ ہے, یہ بینک گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ اگر بینک گارنٹی ہوگی تو پھر تو بہت مہنگی ہو جائے گی یہ. صحیح. سینٹر صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, جو انہوں نے کہا ایک پرسپشن عوام میں آبویسلی ہوتی ہے جب بھی کوئی اسکیم آتی ہے, تو محترمہ کا خیال تھا جو ملتان سے بات کرنی تھی. جی دیکھیں, اس میں بنیادی چیز ہے جس طرح کہ یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ابھی کہ جو اس میں مشکلات اور وہ تھوڑی تاخیر آئے گی, حالانکہ ہمارے بینکس نے ایک ایسا سسٹم وضع کیا ہے جس سے کہ یہ مشکلات نہیں آئیں گی. آپ جب بینک جائیں گے آپ کو لوگ آپ کا تعاون کریں گے اور وہ آپ کو پورا سمجھائیں گے. یہ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ غریب لوگ جن کے پاس نہ تو ان کے پاس بیلنس شیٹ ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹائٹلز ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی گھروں کے کاغذات ہوتے ہیں, یہ مقصد اسی کو ذہن میں رکھ کے تو بنایا گیا ہے کہ جس میں کہ کم سے کم کاغذ آپ کو ضروری ہوں گے. اور جس طرح کے ذکر کیا گیا, جتنے جو شناختی کارڈ ہے, تصویریں ہیں, یا اس دکان یا اس جگہ جہاں پہ آپ نوکری کرتے ہیں ان سے جو بھی آپ کی تنخواہ کا ایک سرٹیفکیٹ سا, یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں. بیکاز کا مقصد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ قسط تو دینی ہے, چاہے بہت ہی کم ہے لیکن قسط دینی ہے, اور وہ قسط جو ہے تو ان کی جو ماہانہ کرائے جو وہ دے رہے ہیں اس سے بھی کئی صورتوں میں کم ہوگی. صحیح. اچھا جی, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی تھون میں جوائن کریں گے, یہ کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مل نہیں پا رہی تھی کیونکہ آبویسلی سوئچ بورڈ بزی ہوگا, تو انہوں نے ڈائریکٹ نمبر پہ کال کیے یہاں پہ ایکسچینج میں اور سوئچ بورڈ پہ. اور آباد کے یہ چیئرمین ہیں جی بخشی صاحب, آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسیشن کے, یہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم بخشی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں عمران خان اور پوری ٹیم کو بھرپور مبارکباد چاہوں گا کہ جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار اس طبقے کے لیے سوچا جو پہلے مکان تھا, اور اس میں اتنی آسانیاں پیش اس میں ڈال دی ہیں کہ آپ کو یقیناً وہ حقیقت بننے جا رہا ہے, جس پہ ہم کہتے ہیں کہ 0% پہ اخوت کے ذریعے فائنینسنگ. کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا. 3% پہ فائنینسنگ, 5% پہ فائنینسنگ, 7% پہ فائنینسنگ, جو کہ آج سے 6 مہینے پہلے 15% پہ ہوتی تھی.
इसी तरह फेडरल ग्रांट हर मकान से पहले 3 मकान से 1 लाख रुपए की ग्रांट। पाकिस्तान में डेवलपर को कभी भी फाइनेंस मिलता नहीं था, इसीलिए वो कभी ये कम लागत के मकान बनाता नहीं था। अब ये डेवलपर फाइनेंस भी आसान कर दिया गया है। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे जो ड्यूटीज कम करके कहीं 5% की, कहीं 8% की, 2% कर दी गई है, ताकि लोग अपना मकान खरीद सकें, या जो बेच के अपने 2 बच्चों में बांटना चाहते हैं तो वो मकान बेच के 2 मकान ले सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। साबिक चेयरमैन थे ये जी आबाद के। और ख़वातीन आज़ाद, वक्त हमारे पास बहुत महदूद था, हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को इसमें शामिल कर सकें। एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, गवर्नर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो अक्सर कॉलर्स ने कहा कि जो कंप्लेंट रेजोल्यूशन और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है स्टेट बैंक में, वो बड़ा प्रोएक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है इस स्कीम के हसूल में, वो शिकायत करे और उसका अजाला भी उसी हवाले से किया जाए। मैं अब कंक्लूड करना चाहूंगा। कंक्लूजन से पहले मैं चाहूंगा अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। गवर्नर साहब, आप जी देखें, आपके कुछ कॉलर्स ने यह सवाल किया कि भाई आया एक बैंक क्यों कर्जा देगा, खासकर एक आम आदमी को क्यों कर्जा देगा, जब पहले उसने कभी आम आदमी को कर्जा नहीं दिया। और इस सवाल में ये वजन है क्योंकि माजी में ऐसा ही हुआ कि बैंक्स ने यहाँ पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक एक नया दौर आ रहा है और मेरी सबसे दरख्वास्त ये होगी कि ये जो नया दौर आ रहा है इसको आप आजमाएं। 2 वजूहात हैं कि स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटर है उसको उम्मीद है कि बैंक्स इसमें अब आपकी मदद करेंगे। पहली चीज ये है कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग के फाइनेंस पे हमने मैंडेटरी टारगेट्स लगाए हुए हैं, यानी कि बैंकों को कुछ कर्जे देने के लिए अपने टारगेट्स मीट करने हैं। इसीलिए अब प्रेसिडेंट आबाद ने जिस तरह कहा कि अब उनके बिल्डर्स को कर्जे मिल रहे हैं, इसी तरह हम बैंक्स को मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो आसान शराइत पे छोटे तबके के लोगों के लिए कर्जे देने हैं, इसमें बैंक्स क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इन टारगेट्स को हम लागू करेंगे। और इसका सबूत यह है कि पहले कभी हमारी तारीख में 5 महीने में 42 अरब का कर्जा नहीं बढ़ा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को, वो बढ़ा है। और जो तकरीबन 40 बिलियन की जो एप्लीकेशंस आई हैं इनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, और जो हमारे 16 दफातर हैं उसकी जो कंप्लेंट्स में जो डैशबोर्ड बन रहा है वो रोज मुझ तक भी पहुंचता है कि क्या कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन रही। तो मैं दावत दूंगा कि इस नए सिस्टम को आजमाएं और स्टेट बैंक आपकी मदद करेगा कि बैंक से अब आपको एक नया रवैया मिले। थैंक यू सर। उस्मानी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही गवर्नर साहब ने कहा, ये स्कीम थोड़ी इवॉल्व होएगी, जैसे आपने भी कहा शिबली साहब, थोड़ी दिक्कतें हैं, शुरू में दिक्कतें हैं, इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते जा रहे हैं। हमने ये किया है कि हर ब्रांच का आपस में मुकाबला करा दिया है, और वो एक ब्रांच को टारगेट दिया है, हर ब्रांच को टारगेट दिया, वो एक दूसरे को उनको हम इनाम दे रहे हैं जो ज्यादा कर्जे करेगा। तो कंपटीशन की आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये आगे चलेगा। और अगर आपको कोई शिकायतें हों तो उसको रिमूव करेंगे और इसको इनको और मजीद इंप्रूव करने की गुंजाइश है। जनाब अनवर अली हैदर साहब, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगा जो आरिफ उस्मानी साहब ने भी कहा और गवर्नर साहब ने कहा कि ये इंशाल्लाह ये आगे चल के स्कीम ये भी चलेगी और पाकिस्तान में घरों की फराहमी भी बड़ी तादाद में कम लागत घरों की फराहमी होगी। इसमें इसलिए मुझे कोई शक नहीं कि जितनी इस्लाहात और मराहत दे दी गई हैं और हुकूमत की जानिब से आज भी जिस तरह से कहा गया, बैंक्स ये लोन जरूर दे रहे हैं, सारी सब्सिडी जो है वो हुकूमत की तरफ से आ रही है। 35 अरब रुपए लोन्स के लिए, पहले घर के लिए 3 लाख रुपए, पहले 1 लाख घरों के लिए 30 अरब रुपए की वो सब्सिडी, उसके अलावा भी बेइंतहा इसमें टैक्सों में कमी। तो अब कोई वजह नहीं है, इंशाल्लाह ये घर बनेंगे, ये स्कीम भी चलेगी और घर भी बनेंगे। थैंक यू सर। सेंटर शिबली फराज साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं खसूसन दुआ तमाम पाकिस्तानियों की पहुंचाना चाहूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूजन? देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी आपके कॉलर्स की बातें सुनी और अपने जो कॉलीग्स हैं उनकी बातें तो सुनी, मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि ये एक नेक नीयत पे मबनी एक बड़ी एक अच्छी सोच के साथ ये इस मकान के हुसूल को एक आसान तरीके से बनाने के लिए जो हुकूमत ने जो भी कोशिशें की हैं अपनी बैंकों की मदद से, इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगा, क्योंकि एक फलाही प्रोजेक्ट है और एक मुस्बत प्रोजेक्ट है, और ये मेरा ख्याल है कि एक गेम चेंजर साबित होगा ये प्रोग्राम। इंशाल्लाह, जैसा आपने कहा शिबली साहब, इंशाल्लाह ताला ये गेम चेंजर होगा। ख़वातीन और साहब, इसके
इसके साथ ही नेशनल बैंक की ये टेलीथॉन, इसका वक्त खत्म हुआ चाह रहा है। घर बनाने का इससे नादिर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हर पाकिस्तानी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। प्लीज इसे अवेल करें, इस स्कीम को कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक हसन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।